नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। साकार होने लगा त्रेतायुगीन रामनगरी का स्वप्न, भव्य मंदिर प्रतिष्ठा, द्वादशी पर रामलला का महाभिषेक। उत्तर प्रदेश के सीएम ने किया 3 दिनी बेहद आयोजनों का शुभारंभ। इस दौरान 11 वैदिक विद्वान प्रतिदिन 6 घंटे मंत्रों के जप के साथ यज्ञ कुंड में देंगे आहुति। और देखिए अयोध्या की बात हो रही है। अयोध्या आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है ना, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। 2,43,286 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जनसंख्या में पहले नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएगी। नया तथ्य, चुनाव से पहले लीक हुई दिल्ली आबकारी नीति पर कैग रिपोर्ट में दावा। नई आबकारी नीति से 2026 करोड़ का नुकसान, आप नेताओं ने ली घूस। ये आप देखते हैं कि कहां की बात हो रही है, दिल्ली की। और दिल्ली में आप जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव है, केंद्र शासित प्रदेश है ना दिल्ली। विधानसभा में यहाँ 70 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें। आम आदमी पार्टी की सरकार है, अतीशी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। इनसे पहले अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री थे। देखिए अगर हम लोग कैग की बात करें ना, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की जा रही है। भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है यह भारतीय लेखा परीक्षा लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है। इस संस्था के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है और यह जानकारी जनसाधारण को दी जाती है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसके बारे में कुछ कहा था। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। यह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च ना हो पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को आप लोग संविधान का जनक कहते हैं, संविधान का पिता कहते हैं, पहले कानून मंत्री भी थे आपके। महालेखाकार कार्यालय का वर्ष 1858 में स्थापित किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप देखते हैं कि ये 1947 तक अपरिवर्तित रहा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त करने किए जाने का प्रावधान किया गया। 1958 में सीएजी के क्षेत्राधिकार में जम्मू और कश्मीर को भी शामिल किया गया था। और 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 लागू किया था और अधिनियम ने सीएजी को केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन लेखा परीक्षा दोनों की जिम्मेदारी दी थी। 1976 में सीएजी को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया था। अब आप देखिए इसके संवैधानिक प्रावधान की बात करें ना, तो अनुच्छेद 148 में सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा सीएजी की सलाह पर। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। ये भी याद रखिएगा। और अगर हम लोग देखिए इसकी सीएजी राष्ट्रपति की सील और वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक रखा गया है। ठीक है। और चौड़ी हुई विपक्षी गठबंधन INDI में दरार। ये आप देखते हैं कि लोकसभा चुनाव हो रहे थे ना, उससे पहले एक गठबंधन बना था विपक्ष का, उसका नाम रखा गया था इंडिया, जिसमें कांग्रेस मुख्य दल था, बाकी छोटे छोटे दल मिला के। जिस तरह से एनडीए आप लोग देखते हैं ना, बीजेपी उसमें सहयोगी है सबसे बड़ा दल और बाकी छोटे छोटे दलों को मिलाकर एनडीए बनता है, तो उसी में खटास आ रही है। लोकसभा की बात करें तो 543 सीटें हैं और आप देखते हैं कि लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। विधानसभा सदस्य का भी चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता, यानी कि अगर आपका
आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो वही आप देखते हैं कि दिल्ली में आमने सामने लड़ ही रहे हैं, और वो तो लोकसभा चुनाव में ही दरार देखने को मिल रही थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही थी, कांग्रेस अलग लड़ रही थी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अलग लड़ रही थी और जो तृणमूल है वो अलग लड़ रही थी। 25,000 रुपये हो सकता है सड़क हादसों में घायलों को समय से अस्पताल पहुंचाने वालों के लिए पुरस्कार। गडकरी का दावा, समय पर अस्पताल पहुंचाए जाती तो 2024 में बच जाती 50,000 लोगों की जान। सड़क पर गलत खड़े वाहनों की फोटो भेजने वालों को जुर्माने की 10% राशि देने पर भी विचार किया जा रहा है। अच्छी बात है। आप देखते हैं कम से कम लोग फोटो खींचेंगे तो, और मैं कहता हूं कि जिनका जो फोटो भेजे ना उनका नाम गुप्त रहना चाहिए, ये भी अच्छी बात रहेगी। पहली बार नए नियमों से होगी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। फरवरी में सेवानिवृत्त हो रहे राजीव कुमार के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नए कानून से होगी। इससे पहले सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है, जो निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संबंधी नए कानून की पड़ताल करेगा। चयन समिति में सीजीआई को नहीं बनाने को लेकर इसकी वैधता को चुनौती दी गई है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। फर्जी नैरेटिव का गुब्बारा फूटने के बाद पवार ने की संघ की प्रशंसा। ये सब आप देखते हैं आरएसएस की। किसकी? आरएसएस संघ कहलाता है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसी की बातें हो रही हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 सितंबर। कब हुई थी? 27 सितंबर 1925 में। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर हैं। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वर्षा से बड़ा ही मुश्किल है। अब आप देखते हैं कि दिल्ली में वर्षा हो गई ना, और कई जगह आप देखे हुई है, तो ठंड बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है। घंटे रही, काम की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, आनंद महिंद्रा कह रहे हैं। महिंद्रा समूह के चेयरमैन ने कहा काम के घंटों पर बहस गलत है। ओयो के सीईओ ने कहा काम के घंटों की अवधारणा सही नहीं है। बोले अगर 10 घंटे भी काम करते हैं तो आप क्या आउटपुट दे रहे हैं? ये आप देखते हैं कि वही है कि आप दीवार में सिर घाल रहे हैं, कोई काम का ही नहीं है। मैंने कहा ना, आज के समय में आप देखते हैं कि स्मार्ट काम का जमाना बचा हुआ है। आप लोगों से कहते रहता हूं कि आप 18 घंटे मत पढ़िए भाई, आप 8 घंटे पढ़िए, मैं कहता हूं, लेकिन क्वालिटी वाला पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। मोबाइल आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, आपका चैटिंग में मन नहीं होना चाहिए, आपका कॉल पे मन नहीं होना चाहिए, आपके गाने में मन नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूं कई लोगों को वो ईयरफोन कान में लगाए रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। भैया आप बड़े इंटेलिजेंस इंसान हैं, गाने भी सुन ले रहे हैं, बात भी कर ले रहे हैं, चैटिंग भी कर ले रहे हैं और पढ़ाई कर ले रहे हैं। आप तो ये मत करिए। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर बन रहे भवन का सेंटर ढहने से 40 दबे। देख लीजिए। LA में हवा की बदली दिशा से आग फैलने का खतरा है। ये अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर से राहत की खबर है। बीते 5 दिनों से आग से जूझ रहे इस शहर में शुक्रवार शनिवार रात तेज हवाओं का वेग कुछ कम हुआ है, पर उसकी बदली दिशा ने नए क्षेत्रों में आग फैलने की आशंका बढ़ा दी है। 5 दिनों में आग ने भीषण तबाही मचाई है। 11 लोगों की जान गई, करीब 150 अरब डॉलर की संपत्ति का नुकसान हो गया है। केरल में दलित खिलाड़ी का आरोप, 4 वर्षों में 62 लोगों ने किया दुष्कर्म और 13 वर्ष की उम्र से कर रही थी दरिंदगी, और 10 आरोपित हिरासत में, 5 किए गए गिरफ्तार। देख लीजिए। केरल चलते हैं। इस तरह की घटनाएं आती हैं तो जो हम लोग विश्व गुरु होने की बात करते हैं ना, और जो हम लोग विकसित भारत बनने की बात करते हैं, उस पर हम लोग एक काला धब्बा कह लीजिए आप लोग। देखिए, एक केरल आपको देखने को मिल रहा है। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा कर्नाटक तमिलनाडु से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। और राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल है। विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आप देखेंगे क्या? केरल। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। अब आप देखते हैं कि यहाँ चुनाव है ना विधानसभा के, तो खूब आप देखते हैं कि तैयारियां चल रही हैं, गर्मियां बढ़ी हुई है।
लोकतंत्र की जिम्मेदारी में अनियोजित वाले व अल्पसंख्यक आगे हैं। नार्को टेरर के पूरे इकोसिस्टम को करेंगे ध्वस्त, ये कौन कह रहे हैं? हमारे अमित शाह साहब कह रहे हैं। कौन? हमारे केंद्रीय सहकारिता और होम मिनिस्टर है ना। तो 2024 में जब्त हुआ 16,914 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ। क्रिप्टो करेंसी और डॉन को बताया अभी भी चुनौती है। अगले 10 दिनों में लगभग 8,600 करोड़ रुपए मूल्य के 1 लाख लोग मादक पदार्थों को नष्ट किया जाएगा। हज यात्रा समझौते के लिए सऊदी की यात्रा पर रिजिजू। आप देखते हैं कि अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं ना रिजिजू। तो 2025 की हज यात्रा के लिए द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर के लिए शनिवार को सऊदी अरब की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। भारत 10,000 तीर्थयात्रियों के लिए अतिरिक्त कोटा की मांग कर रहा है ना, तो उसी की बातें की जा रही हैं। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा देश हो सकता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो के भारत दौरे पर अहम बातचीत संभव है। भारत दौरे के बाद मलेशिया जाएंगे सुबियांतो पर पाकिस्तान नहीं, उसने की बात हो रही है। देखिए सुबियांतो इस वर्ष गणतंत्र दिवस अवसर पर भारत के राजकीय मेहमान है। 1950 के बाद यह चौथा अवसर है जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर राजकीय मेहमान होंगे। इंडोनेशिया के साथ भारत के बेहद पुराने सांस्कृतिक व ऐतिहासिक संबंध हैं, ये भी याद रखिएगा। विकसित भारत युवा नेता संवाद में भाग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। पहली बार नए नियमों की जो आपको बता रहा हूं, अभी तक परंपरा अनुसार सबसे वरिष्ठ सदस्य को किया जाता था नियुक्त चुनाव आयुक्त मुख्य। सीसी की नियुक्ति वाले नए कानून की पड़ताल करेगा सुप्रीम कोर्ट। मौजूदा सीसी राजीव कुमार 18 फरवरी को होने जा रहे हैं। आप देखते हैं कि क्या सेवानिवृत्त, ये भी याद रखिएगा। अभी जो आप देखते हैं नया कानून है ना, इस चयन समिति में प्रधानमंत्री उनके द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। कानून की धारा 6 के अनुसार चयन समिति को उन नामों पर भी विचार करने का अधिकार है जिन्हें कानून मंत्री के नेतृत्व वाली समिति द्वारा सूचीबद्ध नहीं किया गया है। और एक तरह से आप देखेंगे कि क्या है ना कि इसमें आप देखते हैं कि सरकार की तरफ पलड़ा भारी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री होंगे, उनके द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री होगा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे, तो एक पड़ जाएगा ना, 2 भारी पड़ जाएंगे। तो इसी को लेकर बातें हो रही हैं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और समय अवधि अधिनियम दिसंबर 2023 में लागू हुआ था। इसकी पहली बार इस्तेमाल मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और SS संधू को निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त करने के लिए किया गया था। UNCEBD का सदस्य बना भारत। भारत UN कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन बिग डाटा एंड डाटा साइंसेस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का सदस्य बन गया है। यह वैश्विक सांख्यिकी क्षेत्र में भारत की बढ़ते कद का प्रमाण है। UNCEBD को डाटा के लाभों और चुनौतियों के मामले पर विचार करने के लिए गठित किया गया है। इसके कार्यों में सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी और आप देखिए रिपोर्टिंग शामिल है। सांख्यिकी मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि समिति के सदस्य के रूप में भारत आधिकारिक सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए डाटा विज्ञान का उपयोग करने में वैश्विक मानकों को आकार देने में योगदान देगा। विशेषज्ञ समिति में भारत की सक्रिय भागीदारी इसकी अग्रणी पहलों को उजागर करेगी, जिसमें डाटा इनोवेशन लैब की स्थापना और नीति निर्माण के लिए सैटेलाइट इमेजरी और मशीन लर्निंग जैसे वैकल्पिक डाटा स्रोत की खोज शामिल है। और आप देखिए समिति में सदस्यता भारत के लिए डाटा विज्ञान में अपनी घरेलू प्रगति को अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ साझा करने की रणनीतिक अवसर भी है। और देखिए संयुक्त राष्ट्र की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की UN मतलब, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हरियाणा के स्कूलों में अब बच्चे पढ़ेंगे गीता ज्ञान। 5वीं से ऊपर के छात्रों को संतों महान हस्तियों के जीवन के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। बच्चों को संस्कारवान बनाने और सांस्कृतिक ज्ञान प्रदान करने के लिए सरकार ने लिया फैसला। आप लोग क्या सोचते हैं बताइए? हरियाणा चलते हैं एक बार हम लोग। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए हरियाणा है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। नायब सिंह सैनी यहाँ की क्या है मुख्यमंत्री, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसे राज्य कब बनाया गया था भैया? इसे राज्य बनाया गया था 1 नवंबर 1966 में। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हरियाणा।
कल्याणकारी केंद्रीय योजनाओं को 90% लाभार्थियों तक पहुंचाने वाले प्रधान होंगे सम्मानित। गणतंत्र दिवस पर 500 ग्राम प्रधानों को सम्मानित करेगी पंचायती राज मंत्रालय। 10 में से 6 योजनाओं के परिणाम को बनाया आधार। राज्यों से आएगा केंद्र सरकार के पास डाटा। इन 10 योजनाओं को बनाया गया पैमाना। हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इन सभी योजनाओं के बारे में याद रखा करिएगा। और जब जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं तो सरकार की तरफ से जो पहले आपको बताई जाती हैं उन पर जरूर आप लोग क्या करिएगा, इनका उल्लेख कर दिया करिएगा। चलिए आप लोग बताइए इन योजनाओं के बारे में, ये कब लॉन्च हुई थी, सबकी आप लोग डेट बता दीजिए नीचे, ठीक है। रेलवे परियोजनाओं के लिए रेलवे परियोजनाओं के लिए GMRT को नहीं छेड़ेंगे, ये आप देखते हैं वैष्णव कह रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा है कि पुणे नासिक रेल परियोजना के चलते विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। इसका एकमात्र विकल्प रेलवे परियोजना के मार्ग में बदलाव करना है। विश्वस्त स्रोतों से ही होगी बिजली यंत्रों की आपूर्ति, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ने दी संकेत। सप्लाई चेन स्थापित करने में के मौजूदा नियम होंगे सख्त। 2020 में चीन की सेना की पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा क्षेत्र में घुसपैठ के बाद केंद्र सरकार ने दूरसंचार और दूसरे संवेदनशील क्षेत्रों में कलपुर्जों व उपकरणों की आपूर्ति को लेकर नए नियम लागू किए हैं। अब केंद्र सरकार इसका दायरा बढ़ाने जा रही है। नियमों को सख्त करने की शुरुआत बिजली क्षेत्र से करने की तैयारी है। लद्दाख की बात हो रही है। प्रत्येक सेमेस्टर में कम से कम 15 हफ्ते पढ़ाना होगा अनिवार्य। ये उच्च शिक्षण संस्थान के शिक्षकों की सेवा शर्तों को लेकर भी यूजीसी ने जारी किया मसौदा। छुट्टी में कटौती के बदले अर्जित अवकाश में से 1/3 छुट्टियों को क्रेडिट कराने की सुविधा भी बात हो रही है। शिक्षकों को शोध और इनोवेशन जैसी गतिविधियों से जुड़ने की सलाह दी जा रही है। शिक्षकों के लिए बनाई नई आचार संहिता। आयोग ने शिक्षकों से कहा कि उन्हें छात्रों को विचार रखने का अधिकार देना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। धर्म, जाति, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक बनावटों पर ध्यान दिए बगैर उनके साथ न्यायपूर्ण व निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। छात्रों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। किसी भी कारण से उनमें से किसी के प्रति प्रतिशोधात्मक व्यवहार न करें। अपने कक्षा के घंटों के अतिरिक्त भी छात्रों के लिए उपलब्ध रहें। बिना किसी पारिश्रमिक या पुरस्कार के छात्रों की मदद मार्गदर्शन करें। लोकतंत्र, देशभक्ति, शांति के आदर्शों और सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण की आदि भावनाओं को छात्रों के अंदर विकसित करें। छात्रों को अन्य छात्रों, सहकर्मियों या प्रशासन के विरुद्ध भड़काने से बचें। शिक्षकों से कहा कि मौजूदा नियमों के अनुसार अपने पेशेवर जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। निजी ट्यूशन या कोचिंग कक्षाओं सहित किसी भी अन्य रोजगार और प्रतिबद्धता को लेने से बचें जो उनकी पेशेवर जिम्मेदारी में हस्तक्षेप पैदा करे। यूजीसी कह रहा है। और नई शिक्षा नीति भी आई हुई है ना, तो उसी को लेकर आजकल खूब तैयारियां हो रही हैं। चलिए आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बताएं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। ये राजनीति की खबरें हैं, तो आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। इसकी PDF में उस पर डाल देता हूँ टेलीग्राम पर। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख लिया करिएगा। बाकी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के बारे में कुछ भी कहना, वही चलता रहता है। राजनीति होती रहती है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आज के समय में आपको ये मालूम होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। ये तो सबको पता है क्या पढ़ना है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है, किसे छोड़ना है। ठीक है। अब बिहार में भी चुनाव है तो वहां भी आप देखते हैं कि खूब चल रही राजनीति। ये हरियाणा में अब पंचायती राज चुनाव में अब BCB को भी दिया जाएगा आरक्षण। BCB को 5% आरक्षण आप देखते हैं कि आदेश जारी। BCA को 8% आरक्षण पहले से दिया जा रहा है। और देखिए एक तरह से आप देखिए हरियाणा में अब ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों, जिला परिषद में चुनाव में पिछड़ा वर्ग ABC की तहत पिछड़ा वर्ग BC को भी आरक्षण देने की बात हो रही है। अरुणाचल में सेना की बुजुर्गों के लिए आध्यात्मिक यात्रा। सेना ने अपने ऑपरेशन सद्भावना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी कामेंग और तवांग जिले के गांव से 22 बुजुर्गों लोगों के लिए शुक्रवार को आध्यात्मिक यात्रा शुरू की है। रक्षा विभाग के जारी बयान में कहा गया कि इस पहल का उद्देश्य सांस्कृतिक संरक्षण, आध्यात्मिक ज्ञान और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है।
ये आप देखिए अरुणाचल प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ है अरुणाचल प्रदेश? ये है अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर इसकी राजधानी। इसकी सीमा भूटान, चाइना और म्यांमार से लगती है। राज्यों में असम और आप देखेंगे नागालैंड से लगती है। इससे राज्य कब बनाया गया था? पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 21 जनवरी 1972 में। 20 फरवरी 1987 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पेमा खांडू यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और केवल त्रिविक्रम पारनाइक आप देखते हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव में 47 देशों की 147 ये आप देखिए पतंगबाज। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को 4 दिन तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय पतंगोत्सव का उद्घाटन किया है। अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे में 11 से 14 जनवरी तक चलने वाले उस उत्सव में 47 देशों से 147 पतंगबाज भाग लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के पतंग बाजार में गुजरात की भागीदारी 65% है। यहाँ से अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों को पतंग का निर्यात किया जाता है। और मकर संक्रांति पर यह होता भी है, आप देखते हैं क्या, पतंग का एक तरह से उड़ाने का फेस्टिवल। ये आप देख लीजिए, गुजरात है, गांधीनगर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 182 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 26 सीटें। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ आपका गुजरात। झारखंड में स्कूली छात्राओं की शर्ट उतरवाने का आरोप, जहां सीसीटीवी खंगाला। अभिभावक और छात्राओं पर प्राचार्य से भी की पूछताछ। प्राचार्य ने कहा यहाँ पढ़ने वाले सभी हमारी बच्चियां हैं, आरोप गलत है। क्या क्या बोले। मणिपुर में भीड़ ने असम राइफल्स का स्थायी शिविर ध्वस्त कर दिया है। ये 230 मीटर की दूरी पर पहुंचे हैं। स्पेसएक्स के दोनों अंतरिक्ष यान सही तरीके से काम कर रहे हैं। दोनों अंतरिक्ष यान भारत स्पेसएक्स प्रयोग करके कीर्तिमान रचने को तैयार है। देखते हैं क्या होता है। डॉक अनडॉक की बात हो रही, जोड़ने की और उससे अलग करने की बातें। अहिल्या विश्वविद्यालय के दस्तावेज में अब भारत लिखा जाएगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अपने सभी आधिकारिक दस्तावेजों में इंडिया शब्द का उपयोग नहीं करने का निर्णय लिया है। अब इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, भारत शब्द लिखा जाएगा। इस सुकमा में हिंसा छोड़ 43 लाख के 9 इनामी नक्सलियों ने चुनी शांति की राह। अब आप देखिए, नक्सलियों को भी समझ में आ गया है कि कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप देखते हैं कि वो भी क्या हो रहे हैं, अच्छा रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार मदद भी कर रही काफी। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता का चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को आप लोग माओवाद भी कहते हैं। ये बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर को यूजीसी से मान्यता मिली। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न स्तर के कोर्स संचालन की मान्यता प्रदान कर दी है। कुल सचिव रजनीकांत ने बताया कि अब विश्वविद्यालय को शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान में स्नातक के साथ डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा जैसे शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रारंभ कर सकेगा। 2025-26 से नामांकन की प्रक्रिया अप्रैल में प्रारंभ हो जाएगी। ढल्लेवाल की सेहत नाजुक, एसकेएम के में एकता के लिए जल्द बैठक की मांग हो रही है। किसान आंदोलन कर रहे हैं ना, किसान अपनी मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। पर्यटन और स्थानीय आर्थिकी को मजबूत करेगा सोनमर्ग की सुरंग। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री उमर की पोस्ट पर दी प्रतिक्रिया, बोले मैं भी सोनमर्ग के दौरे को लेकर उत्साहित हूं। उमर ने जेड मोड़ सुरंग के लोकार्पण को लेकर तैयारी का जायजा लिया। सुरंग बनाने वाले श्रमिकों से मिलेंगे पीएम।
13 जनवरी को करीब 11:45 PM जेड मोड़ सोनमर्ग सुरंग देश को समर्पित करने के साथ ही वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। 434 किलोमीटर लंबा श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग सर्दियों में हिमपात के कारण अक्सर बंद हो जाते हैं ना, तो चलिए अच्छी बात है, हिमपात के कारण बंद हो जाता है। 434 किलोमीटर लंबा श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग सर्दियों में हिमपात के कारण अक्सर बंद हो जाते हैं। इससे लद्दाख का शेष दुनिया से जमीनी संपर्क टूट जाता है। कारगिल व लेह में सैन्य साजो सामान की आपूर्ति भी प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में सिर्फ हवाई संपर्क ही विकल्प रहता है। परियोजना के तहत 2 सुरंगों का निर्माण शामिल है। एक सुरंग जेड मोड़ है जो कश्मीर में जिला गांदरबल के अंतर्गत गगनगीर और सोनमर्ग के बीच है। दूसरी सुरंग जोजिला है जो 14 किलोमीटर लंबी है। वह जोजिला तलहट्टी में बालटाल से लेकर जोजिला की पार मिनी मर्ग 10 तक है। जेड मोड़ सुरंग का नींव पत्थर अक्टूबर 2012 में तत्कालीन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री डॉक्टर CP जोशी ने रखा था। श्रीनगर तक रेल सेवा शुरू होने से पहले कटरा स्टेशन में बढ़ रही सुविधाएं। अब आप देख लीजिए, प्रयागराज में खूब तैयारियां चल रही हैं, महाकुंभ हो रहा है ना, तो देखिए पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा देता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। महाकुंभ से पहले मुंबई में चल रहा है हिंदू आध्यात्मिक सेवा कुंभ रवि। ये आज संडे है, रविवार है, तो आप सभी जानते हैं कि ये रविवार विशेष की खबरें हैं। सपनों में रंग भरते युवा भारतीय युवाओं का देश है और दुनिया की सर्वाधिक श्रम शक्ति भारत के पास है। सुखद यह है कि हमारे युवाओं की योग्यता मेधा की दुनिया कायल है। इस युवा शक्ति के भरोसे ही देश अमृतकाल में विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रहा है और 2047 के लिए इस संकल्प पर चल रहा है। इस बार 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर रविवार विशेष में पढ़ें ऐसी कहानियां जो युवाओं को प्रेरित करती हैं। देखिए, जो स्वामी विवेकानंद है ना, उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, आप लोग ये भी याद रखिएगा। और देखिए, अगर हम लोगों ने फायदा उठा लिया इस युवा जनसंख्या का तो बहुत अच्छा रहेगा। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का। 4 जुलाई 1902 में इनकी डेथ हो गई थी। कंप्यूटर दीदी कुपवाड़ा की गांव की बदल रही हैं तस्वीरें। कुपवाड़ा के गांव में स्थित कंप्यूटर संस्थान में युवाओं को कंप्यूटर की जानकारी देते हुए, अच्छी बात है, घर बैठे सॉफ्टवेयर से जान पाएंगे दिमाग स्वस्थ है या अस्वस्थ है। युद्ध नंदन सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी देते हुए 5 वर्षों में खड़ी की फूड प्रोसेसिंग यूनिट 350 लोगों को दिया रोजगार। हजारीबाग में स्थित फूड प्रोसेसिंग यूनिट में पैकेजिंग का काम करती महिलाएं। इसीलिए तो कहते हैं, आप देखेंगे कि आप अगर कोई सरकारी नौकरी पा ले रहे हैं तो आप अपने तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन हमारे समाज में क्या है, सरकारी नौकरी का ज़्यादा चलन है। अगर आप कोई काम धंधा कर रहे हैं तो आप तो लेंगे, आप 10-50 लोगों को और भी रोजगार देंगे। इसीलिए तो आप देखिए, मोदी जी कहते हैं ना, आत्मनिर्भर बनिए, रोजगार लेने वाला नहीं देने वाला बनिए। 50 वर्ष में जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सूखा रहा है 2024 का साल। ये मध्य प्रदेश में DIG की सीख, कहा कभी पूर्णिमा को गर्भधारण ना करें। 3 माह पूर्व में भी अभिमन्यु अभियान के दौरान दिया था बयान। अब वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब प्रसारित है। डिजिटल अरेस्ट कर धोखाधड़ी के करोड़ों हवाला के जरिए भेजे गए विदेश। ये आप देखते हैं कि थोड़ा याद रखिए, एक तो डरिए मत, एक लालच में मत आइए, क्योंकि आजकल खूब हो रही है लूटपोट। बंगाल से 3 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए। ये बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है। 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। रैगिंग के दोषी छात्रों को आश्रम में 1 सप्ताह तक करना होगा शिक्षादान। देख लीजिए, पहले बहुत रैगिंग होती थी कॉलेजों यूनिवर्सिटीज में, अब तो काफी हद तक कंट्रोल हो गया है। तीसरी तिमाही में 5.8% रहेगा IT फार्मा का लाभ। F&O में और सख्ती की कोई योजना नहीं है। सेबी की पूर्णकालिक सदस्य ने कहा, हम डेरिवेटिव के खिलाफ नहीं है। अनंत नारायण बोले, प्रणाली को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है एक विशेष समूह। कहा, केवल परामर्श के बाद
पेश होंगे डेरिवेटिव में बदलाव के नियम। पिछले वर्ष लागू किए गए थे कुछ प्रतिबंध। बात बता दें कि सेबी ने पिछले साल नवंबर में एफ एंड ओ बाजार में अत्यधिक उतार चढ़ाव भरे कारोबार पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबंधों का एक सेट लागू किया था। सेबी ने यह कदम पिछले 3 वर्षों में 93% सौदों में पैसा गंवाने वाले निवेशकों के आंकड़े सामने आने के बाद उठाया था। और इस वर्ष 3 लाख करोड़ रुपए के आईपीओ आने की उम्मीद जताई जा रही है। आरंभिक सार्वजनिक निगम की निवेश बैंक कोटक महिंद्रा कैपिटल ने जताया अनुमान। और देखिए 2024 में 1.89 करोड़ रुपए के आईपीओ आए थे। सेबी के बारे में याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की। 13 जनवरी को खुलेगा लक्ष्मी डेंटल का आईपीओ। और चालू वित्त वर्ष में 12% बढ़ा स्वर्ण आभूषण निर्यात। देखिए निर्यात का मतलब होता है आप बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में घट सकती है औद्योगिक वृद्धि दर। और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 30 गीगावाट की वृद्धि। 9 वर्षों में 1300% से ज्यादा बढ़ा स्टार्टअप्स में निवेश। 2016 तक स्टार्टअप को $8 अरब का निवेश मिला था, जो अब बढ़कर $115 अरब तक पर पहुंचा। 2025 में सुस्त रह सकती है भारतीय आर्थिकी। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिया ने जताई आशंका, कहा हमारी अपेक्षा से काफी बेहतर प्रदर्शन कर रही है अमेरिका। ये आप देखते हैं कि आईएमएफ के बारे में याद रखिए, इस तरह की संस्थाओं से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और मैं इसीलिए तो कहता हूं कि आप लोग जरूर पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखा करिएगा अपने जिस भी एग्जाम की तैयारी करें आप लोग। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 191 सदस्य हैं इसमें। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उबरने में सहायता करना, रोकना। ये मतांतर कराकर निकाह 20 साल तक बाद तलाक दे घर से निकाला। ये इस तरह की घटनाएं खूब हो रही हैं आजकल। ट्रंप के राष्ट्रपति रहते उनकी कंपनी विदेशी कंपनियों के साथ करेगी कारोबार। हम धरती के मालिक नहीं बल्कि इसके संरक्षक हैं, केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी को से आगे आने का आह्वान किया। अगर ये बात सबको समझ में आ जाए ना तो बहुत कुछ हो सकता है भाई। कोलकाता की साइंस सिटी में जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑन द एज नामक गैलरी का उद्घाटन करने के बाद शेखावत ने कहा है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, देख सकते हैं आप लोग। वाइडन की सलाहकार नीरा बोली, अमेरिका आप्रवासियों का देश है कानूनी आप्रवासन के विस्तार के लिए जताए व्यापक समर्थन। अमेरिका में H1B वीजा पर चल रही बहस के बीच ये बयान आया। भारतीय मौसम विभाग के समारोह में शामिल नहीं होगा बांग्लादेश, ये आप देखेंगे। 1875 में स्थापित हुआ था ना। और आईएमडी ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव सहित मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशियाई कई देशों को आमंत्रित किया हुआ है। 150वीं वर्षगांठ मनाने की बातें हो रही है ना भारतीय मौसम विभाग की। अल्पसंख्यकों पर हुए अधिकांश हमले राजनीतिक रूप से प्रेरित थे, बांग्लादेश कह रहा है। पड़ोसी देश की अंतरिम सरकार ने अगस्त 2024 से हुए सांप्रदायिक हमलों और दावों की पेश की रिपोर्ट। हिंदू, बौद्ध, ईसाई एकता परिषद का दावा, सांप्रदायिक हिंसा में बर्बरता की 1769 घटनाएं हुई हैं। बुजुर्ग हिंदू की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। यहाँ बड़ी अशांति फैली हुई है। मालदीव के दौरे पर पहुंचे चीनी विदेश मंत्री। चीन की राजधानी बीजिंग है, देखिए चीन। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। भारत तालिबान वार्ता से पाकिस्तान परेशान, अफगानिस्तान पर रणनीति की समीक्षा की मांग कर रहा है। एक और बात बताऊं, देखिए अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है, तो अब हमें इन्हीं से बात करनी होगी। देखिए अफगानिस्तान है, पीओके जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए बैठा हुआ है ना, उसकी सीमा लगती है हमारी इससे। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप टीम को भेजा निजी संदेश है। ट्रंप की धमकी पर कनाडा की जवाबी टैरिफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भैया हम में शामिल हो जाइए, भारत में किसमें, अमेरिका में शामिल कर लीजिए अपने आप को।
अमेरिकी संसद में भविष्य में और अधिक भारतवंशियों के चुने जाने की उम्मीद है। असद की तख्तापलट के महीने भर बाद जश्न मना रहे हैं सीरियाई, देख सकते हैं। दक्षिण कोरियाई विमान के ब्लैक बॉक्स में हादसे से 4 मिनट पहले का डाटा नहीं है। कनाडा में मेलानी ने पीएम की दौड़ से खुद को अलग किया है, आप देखेंगे। एक खेल से जुड़ी खबरें हैं। अलकराज सेनर के बीच जोकोविक भी होंगे दावेदार। मेलबर्न में आज से शुरू होगा पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। अपना खिताब बचाने उतरेंगे सेनर और साबालेंका। ये आप देखिए 1905 में पहली बार जब ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला गया था तो इसका आयोजन मेलबर्न के बेयर हाउसमैन क्रिकेट ग्राउंड पर किया गया था। तब इसे ऑस्ट्रेलासियन चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। 1927 में इसका नाम ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप किया गया। 1969 में इसे ऑस्ट्रेलियन ओपन के रूप में पहचान मिली। 1972 में क्वांग लॉन टेनिस क्लब में ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन किया गया। 1988 से इसे फ्लेंडर्स पार्क, वर्तमान मेलबर्न पार्क, स्थायी रूप से आयोजित किया जा रहा है। 1905 से ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन 5 शहरों में किया जा चुका है। इनमें मेलबर्न 62 बार, सिडनी 17 बार, एडिलेड 8 बार, पर्थ 3 बार शामिल है। 2 बार न्यूजीलैंड में भी किया जा चुका है। ये आप देखते हैं, ये 1905 से 1987 तक ग्रॉस कोर्ट घसियाले कोर्ट में खेला जाता था टूर्नामेंट। 1988 में हार्ड कोर्ट पर इसका आयोजन किया गया। 11 सर्वाधिक खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन में मार्गरेट कोर्ट के नाम है। 3 ऑस्ट्रेलियन ओपन लगातार जीतने वाले मार्टिना हिंगेस की बाद पहली महिला बनने उतरेंगी सवालेंका। 10 सर्वाधिक पुरुष डबल्स खिताब ऑस्ट्रेलियन एडियन कॉरिक्विट के नाम है। खिलाड़ियों को मिलने वाली पुरस्कार राशि देख लीजिए रुपए में। विजेता को 18.53 करोड़ और विजेता को 10.87 करोड़। सेमीफाइनल में आप देखिए 5.82 करोड़, क्वार्टर फाइनल में 3.52 करोड़, राउंड ऑफ 16 में 2.22 करोड़, राउंड ऑफ 32 में 1.53 करोड़, राउंड ऑफ 64 में 1.05 करोड़। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष और महिलाओं को समान राशि मिलती है। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। सात्विक चिराग की हार से भारतीय चुनौती भी समाप्त हो गई। खेल की बात हो रही है। मलेशिया सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में देव बने पेशेवर मुक्केबाज। विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज निशांत देव अपने एमेच्योर करियर को अलविदा कहकर पेशेवर बन गए हैं। डरबन की रोमांच जीत। सीरज पर भारत की नजरें। युवा खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से पहले मैच में आसान जीत दर्ज करने वाली भारतीय महिला टीम आयरलैंड के विरुद्ध रविवार को दूसरे वनडे में अजय बढ़त हासिल करने उतरेगी। वाइड पर गेंदबाजों को छूट देने पर विचार हो रही। राष्ट्रीय खेलों में 5 स्पर्धाओं के आयोजन स्थल तय नहीं है। नैनीताल में कलारिया पट्टू, ऋषिकेश में बीच हैंडबॉल और वॉलीबॉल, कबड्डी, अल्मोड़ा में योगासन के लिए स्थल तय नहीं है। ये आप देखिए उत्तराखंड में 28 जनवरी से होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की बात हो रही है। ये उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ना। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। विवादास्पद गोल से एस्टन विला जीता। फुटबॉल की बात हो रही है। ये आपको इंटरव्यू देखना है तो पढ़ सकते हैं, पढ़ना हो तो। गोल्डन गर्ल गोल्डी। दूध मुही बच्ची ने एक हादसे में मां को खोने के साथ ही अपना एक हाथ भी खो दिया था, लेकिन होश संभालने पर अपनी जिजीविसा से उस बच्ची ने जीवन के आगे हार ना मानकर खेलों को अपना साथी बना लिया। हाल ही में थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट्स में स्वर्ण पदक जीतकर उत्तर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। वह कई प्रतियोगिताओं में गोल्डन मेडल समेत कई पदक जीत चुकी हैं। मैंने आप लोगों से क्या कहा, आपके पास जो है उसमें आप बेहतर क्या कर सकते हैं उस पर फोकस दीजिए। रोना मत रोइए कि भैया हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। वही परेशानी आप लोगों की खड़ी रहती है और ये हकीकत में हमारे लिए हीरो हैं और इन्हीं से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। कुश्ती के सपनों से लेकर शूटिंग तक कुछ यूं बड़ा सुरुचि का सफर। ये आप देखिए सुरुचि का खेलों में प्रदर्शन। 65वीं राष्ट्रीय एक स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य। 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1 रजत। 66वीं राष्ट्रीय 4 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक। 6वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2 स्वर्ण व्यक्तिगत और मिश्रित टीम में। जूनियर विश्व कप में 1 रजत, 1 कांस्य। 15वीं एशियाई चैंपियनशिप में 1 रजत पदक। कुमार सुरेन सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण। 67वीं राष्ट्रीय 7 स्वर्ण सीनियर टीम और व्यक्तिगत स्वर्ण जूनियर टीम और व्यक्तिगत स्वर्ण युवा टीम और व्यक्तिगत स्वर्ण पदक मिक्स टीम 0, 1 गोल्ड।
सेना से सेवानिवृत्त हुए पिता बेटी सुरुचि को पहलवानों में आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अखाड़े में हुए हादसे के दौरान उनके कलर बॉन्ड टूट गई और हालांकि आप देखते यह घटना भी उनका मन नहीं बदल सकी। कुश्ती ना सही, कोई और खेल ही सही, विचार शुरू हुआ और फिर झाड़ली के एक अकादमी के शूटिंग रेंज से नया कैरियर इन्होंने शुरू किया हुआ है। अब आप खुद सोच के देख लीजिए। मैं कह रहा हूं ना कि भैया आपके पास जो है उसमें बेहतर क्या कर सकते हैं, उस पर आप देखते हैं कि ध्यान दीजिए। एक कहानी आप लोगों को और अच्छे से पढ़ना हो पढ़ सकते हैं। सुरों से सपनों में रंग भरे रही हैं दो बहनें। सपने देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए मन में सपनों को पालना और फिर उसमें थोड़ा सा शौक और बहुत सारी मेहनत ही काफी है। यह साबित कर दिया लुधियाना की दो दृष्टिबाधित बहनों ने। हालात ने दोनों बहनों से आंखें छीन ली, लेकिन दोनों ने स्वरों के जरिए ऐसा ध्यान खींचा कि अब दुनिया उन्हें देख रही। स्कूल निरीक्षण के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने दोनों बहनों का गाना सुना और उनकी प्रतिभा को मंच देने का फैसला किया। हाल ही में एक म्यूजिक कंपनी ने संपर्क किया और उनके गाए गीतों को रिकॉर्ड किया। अब आप खुद सोच के लिए देख लीजिए भैया। मैं ये कह रहा हूं कि आप रोना बंद कर दीजिए भाई, सीधी सी बात है। आपके पास जो है उसमें क्या बेहतर किया जा सकता है, और जो काम कर रहे हैं भाई उससे अपना प्यार लगा लीजिए, उससे एक तरफा प्यार करने लग जाइए भाई। मैं कह रहा हूं कि सफल होने के गारंटी पक्की है। अगर आप अपने काम को कर रहे हैं, उससे प्यार है आपको, उसमें ऊब नहीं रहे, ऐसा नहीं लग रहा है छोड़िए, वो आप देखेंगे। टाइम पास मत करिए किसी भी काम के साथ। यहां भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। 19 यूरोपीय देशों ने क्लोनिंग निषेध समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1998 में आज ही के दिन पेरिस में 19 यूरोपीय देशों ने मानव क्लोनिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटेन व जर्मनी इससे अलग हो रहे हैं। स्कॉटलैंड में डॉली नामक भेड़ की इस क्लोनिंग के बाद मानव क्लोनिंग की आशंकाओं को देखते हुए यह समझौता किया। एक तरह से फोटो कॉपी कह लीजिए आप लोग, इंसान की फोटो को इंसानी की जैसा बनाया जा सकता है। 7.0 तीव्रता के भूकंप ने हैती में ली 2 लाख से अधिक जान। 2010 में आज ही 7.0 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप ने हैती में तबाह कर दिया था। 35 सेकंड तक रहे इस भूकंप में 2 लाख से अधिक लोग मारे गए थे, वहीं 10 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए थे। इस इतिहास में 10 सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। नेली ने भारत की आज़ादी में दिया अहम योगदान। नेली सेनगुप्ता एडिथ एलन ग्रे का जन्म 1886 में आज ही इंग्लैंड में हुआ था। 1909 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जतिन मोहन सेनगुप्ता से विवाह के बाद भारत आ गई। 1921 में पति के साथ असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1933 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 48वें वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई। खादी को बढ़ावा देने के लिए घर घर जाकर खादी बेची। ब्रिटिश विरोधी जनसभा को संबोधित करने के आरोप में उन्हें जेल भी भेज जाना पड़ा। 1973 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कैंसर जीन के हजारों म्यूटेशन के खतरे की पहचान हुई। डीएनए को पहचानने और उससे जुड़ने के लिए जिम्मेदार जीन के सभी संभावित वेरिएंट पर ध्यान केंद्रित किया गया। विज्ञानियों ने लगभग 7000 वेरिएंट की जांच की है। आप देखिए सीताफल में औषधीय गुण कैंसर व मधुमेह को रोकने में भी कारगर है। आइसर के विज्ञानियों ने सीताफल का जीनोम सीक्वेंसिंग कर बताई इसकी अहमियत। पुनर्जनन की क्षमता वाले नए कंकाल ऊतक की खोज हुई। कंकाल ऊतक की खोज से पुनर्जनन चिकित्सा और ऊतक इंजीनियरिंग को क्षमता बढ़ती है आगे, और 3D पेंटिंग की मदद से ऊतकों की इंजीनियरिंग को सटीक रूप से फिट करने के लिए दिया जाता है आकार। ब्रेन इंजरी महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए अधिक घातक है, अनुसंधान कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में नकली शादी समारोह में हो गई असली शादी। सही, ये आप देखिए इंग्लैंड में जमे हुए झरने पर चढ़ते लोग। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, ईमानदारी से तैयारी करिए। धन्यवाद।